डिफाइंड डेंसिटी आई एम प्रीटी श्योर सब लोग उसको आंसर कर दोगे सही तरीके से. सो दैट इज द रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम फॉर एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. अच्छा देन a smooth pebble made from uniform rock has the shape of an elongated sphere as shown in figure 1.1. ठीक है. The length of the pebble is L. The cross section of the pebble is in the plane perpendicular to L, is circular with a maximum radius R. The student investigates the density of the rock, makes measurements to determine the values of L, R and M of the pebbles as shown. तो एल आर एम ये रहा, एब्सोल्यूट डेंसिटी दी हुई है, प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है. स्टेट द नेम ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सुटेबल फॉर मेकिंग दिस मेजरमेंट ऑफ एल. तो एल की ये मेजरमेंट करने के लिए कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेहतरीन रहेगा? सो द आंसर टू दिस वन इज यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर. ठीक है. वर्नियर कैलिपर क्यों? वो इसलिए बिकॉज माइक्रोमीटर सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक जा सकता है. ठीक है. इट कैन नॉट गो एनी फर्दर बिलो. दैट्स द सॉरी एनी फर्दर अबव देन दैट. ठीक है. तो हमने कुछ बातें लिखी, हमने लिखी थी इन आवर फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट्स में कुछ बातें लिखवाई थी कि मीटर रूल जो है दैट कैन मेजर अप टू 1 मीटर. ठीक है. अनसर्टेनिटी इसकी होती है प्लस माइनस तो प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर जो है वो इसकी अनसर्टेनिटी होती है. ठीक है जी. माइक्रोमीटर होता है, ये मेजर कर सकता है अप टू अबाउट 5 सेंटीमीटर्स. ठीक है. बट इसकी प्लस माइनस जो है वो इसकी जो है वो होती है प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर्स. ठीक है. एंड वर्नियर की होती है क्या कहते हैं, ठीक है, आई माइट बी इनकरेक्ट. ठीक है. वर्नियर की होती है तकरीबन आई थिंक 15 सेंटीमीटर या समथिंग थी. तो समवेयर अराउंड दैट एंड दैट कैन मेजर अप टू like 0.1 millimeters. ठीक है जी. खैर बहरहाल you can see that this is going to तकरीबन become 12.42 centimeters. ठीक है. और इतनी ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं, you can't get इतनी ज्यादा मतलब this is basically 12.42 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर्स. ठीक है जी. एक दो तो इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी मीटर रूल में तो मिलने नहीं वाली 0.01 सेंटीमीटर की. ठीक है जी. मीटर रूल में 0.5 सेंटीमीटर की होती है. ठीक है. तो 12.42 आपको अच्छे खासे सेंटीमीटर मेजर करने, माइक्रोमीटर नहीं कर पाएगा. एंड आपको अनसर्टेनिटी भी अच्छी चाहिए. सो दैट वुड बी ए वर्नियर कैलिपर. ठीक है जी. वर्नियर कैलिपर भी लिख सकते हो, डिजिटल कैलिपर्स भी लिख सकते हो, बस लफ्ज में कैलिपर आना चाहिए. ठीक है. अच्छा देन डिटरमिन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ आर. तो ये कैसे करते हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय प्रिंसिपल वैल्यू इनटू 100. सो 0.0004 divided by 0.0420 into 100. What is the percentage uncertainty working out to be? 0.95. ठीक है. So it is 0.95. आज की अटेंडेंस और कम हो गई है. कौन चला गया? इब्राहिम चला गया, रिस्पेक्ट हो गया. अच्छा 0.95 है. अच्छा एंड व्हाट डू यू सी? यू सी के वन सिग्निफिकेंट हमें ये दी हुई है वैल्यू, सो वी विल राउंड इट ऑफ टू वन सिग्निफिकेंट फिगर. तो ये हो जाएगा 1%. ठीक है. Moving onwards, the density rho of the rock from which the pebble in B is composed is given by rho equals to m r की power n over kl. ठीक है. Where n is an integer and k is a constant with no units, that is equal to 2.094. Use SI based units to show that n is equal to -2. तो homogeneity of an equation इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. डेंसिटी इस साइड पे है यानी kg per meter cube. m क्या है? m is the mass I guess. m is the mass, तो मास की जगह हम kg लिख लेते हैं. r जो है वो रेडियस था तो उसकी जगह मीटर की पावर n. k जो है वो कांस्टेंट है, उसके कोई यूनिट्स नहीं है. l जो थी वो थी लेंथ. ठीक है. सो दैट इज आल्सो मीटर्स. सो दिस. ठीक है. एंड देन यू कैन सी दैट दिस विल बी kg per meter cube equals to kg. ये वाला मीटर ऊपर जाएगा, सो मीटर की पावर n में से -1 होगा. राइट. 1 ऊपर चला गया, -1 हो गया, तो n में से -1 हो जाएगा. नाउ केजी तो सेम है, उसको तो देखने की जरूरत नहीं है. मीटर -3 और n-1 को कंपेयर कर लेते हैं. तो -3 will equals to n-1 and n will equal to -2. So therefore we have shown. ठीक है. अच्छा उसके बाद कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रो. तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रो कैसे निकलेगी? यू आर गोइंग टू रेफर टू द फॉर्मूला कि डेल्टा रो अपॉन रो इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू डेल्टा m अपॉन m. ठीक है.
-2 डेल्टा आर अपॉन आर, सॉरी -2 नहीं देंगे इसको, मैं देखा था। अच्छा आर क्या है, आर के ऊपर आया -2, दिस इज -2, ठीक है। नेवर टेक दिस -2, क्यों नहीं लोगे? क्योंकि बिकॉज अगर मैं इस आर को नीचे ले जाऊं, मैं डेंसिटी के फॉर्मूला को यूं कर दूं, m/k/l/r², राइट। सो इन दी परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वाले सवाल आप कभी भी क्या नहीं करेंगे, आप कभी भी माइनस में नहीं देंगे पावर को, ठीक है। यू विल नेवर मल्टीप्लाई बाय माइनस, क्योंकि आप उसको नीचे या ऊपर शिफ्ट करके पॉजिटिव बना सकते हो, राइट। So this is the thing that we'll be doing. So delta m upon m plus 2 times delta r upon r, then delta l upon l, I guess बस ये तीन है, डेल्टा के अपॉन के तो है ही, ठीक है, प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक हो गया, यही था ना, डेल्टा एम अपॉन एम, डेल्टा एल अपॉन, हाँ ठीक है। नाउ वी जस्ट गोइंग टू प्लग इन द वैल्यूज, ठीक है। अब मैं इसको जो है, मुझे ढूंढना है ये चीज, मुझे परसेंटेज ढूंढनी, मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे इस पूरी साइड को भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पिछले पेज पे देखोगे इस दफा आपको किसी की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं दी हुई, so therefore I am not taking the 100 inside and multiplying it with all of them, मैं 100 एक ही दफा बाहर मल्टीप्लाई कर लूंगा, मुझे ये सब अलग अलग कंप्यूट करने पड़े, ठीक है। So delta m क्या है, delta m is over here 0.001, 0.001 divided by 1.072, 1.072 plus 2 times delta r upon r is 0.0004, 0.0004 upon that is 0.0420 प्लस डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल ये रहा 0.0001, सो 0.0001, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 0.1242, and then this whole thing multiplied by 100 will give me the whole delta p, delta rho upon rho into 100, ठीक है। कोई मुझे ये कैलकुलेट करके बता सकता है? और जो इतने चुप चुप बैठे हुए बच्चे, कैन दे लेट मी नो कि उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? 0.36 ना, 0.36 तो नहीं आ रहा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, we'll have to check this. So this shall be 0.001 upon 1.072. Yes मेरा बच्चा, I'll show भी एक सेकेंड, प्लस 2 0.0004 upon 0.0420, then plus 0.0001 upon 0.1242 into 100. I am getting 2.08%, ठीक है जी, मेरे पास आ रहा है 2.08% एग्जैक्टली एज दानिया सेज। अच्छा और दूसरी बात क्या थी, वी यूज्ड वन सिग्निफिकेंट वैल्यू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज की, तो मैं उसको क्या कर रहा हूं, मैं उसको कर रहा हूं 2% वन सिग्निफिकेंट ही लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा उसके बाद इब्राहिम कह रहे हैं सर बी दिखा दे। बी मेरा बच्चा देखो ये था, उन्होंने बोला डिटरमाइन परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर, तो आपने 0.004 को इससे डिवाइड करके इनटू 100 कर लिया, बहुत आसान था ये, तो हमें आता है कि कैसे निकालते हैं परसेंटेज, ठीक है। देन अच्छा आपने पूरा बी मिस किया है, यू हैव मिस्ड ऑल ऑफ बी। अच्छा इब्राहिम देखो, उन्होंने सबसे पहले पूछा कि देखो एल की वैल्यू हम कैसे मेजर करेंगे ये बता दो, ठीक है। सो एल को अगर देखोगे मीटर में लिखा हुआ, मैंने इसको सेंटीमीटर में कर लिया ताकि हमें थोड़ी और क्लैरिटी नजर आए, तो 12.42 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। नाउ 12.42 ये वैल्यू आपको मीटर रूल नहीं दे सकता, ठीक है, इतनी प्रेसिजन के साथ नहीं दे सकता ये। अच्छा बचे कौन से, फिर वर्नियर और माइक्रोमीटर बच गए। माइक्रोमीटर की साइडली रेंज होती है 5 सेंटीमीटर तक ही, वो 5 सेंटीमीटर तक ही जाता है, उससे ज्यादा लंबा और नहीं मेजर कर सकता है। then obviously the other one was a vernier caliper, और vernier caliper आपको इतनी अनसर्टेनिटी के हिसाब से इतनी अच्छी वैल्यू आपको दे सकता है। so the answer to this one to measure L was vernier calipers। फिर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी R की, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय द प्रिंसिपल वैल्यू इनटू 100 gives me the percentage uncertainty, and then we went forward आगे। उन्होंने बोला कि यार रॉ की जो इक्वेशन है वो ये है, आप बता दो n की पावर क्या आ रही है, तो मैंने होमोजेनिटी इस्तेमाल करी, मैंने रॉ की जगह केजी मीटर पर मीटर क्यूब डाला, m की जगह kg, रेडियस था r, मैंने उसको मीटर बनाया, मीटर की पावर n किया, k कांस्टेंट था, उसके कोई यूनिट्स नहीं है, और l जो है
वो मीटर है, ठीक है जी, तो मैंने वो मीटर रख दिया नीचे, ठीक है। एंड देन आई जस्ट कंप्यूटेड, और मैंने देखा यार मीटर की पावर -3 इधर आ रही है, इधर मीटर की पावर n-1 आ रही है, तो मैंने -3 को इक्वल टू n-1 किया और मेरे पास n आ गया -2, ठीक है जी। तो हमने इतना किया जितनी देर आप डिस्कनेक्टेड थे। बाकी फिर उन्होंने बोला कैलकुलेट परसेंटेज, तो मैंने वही जो हमने सीखा हुआ फॉर्मूला, आई कैलकुलेटेड द परसेंटेज थ्रू दैट फॉर्म, ठीक है। R2 हाउ, अच्छा R2 हाउ, ये देखो आर की पावर आई है -2, ठीक है जी, आर की पावर आई है -2, लेकिन आप कभी भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की कैलकुलेशन करते हुए माइनस नहीं लोगे पावर्स को, क्यों? बिकॉज मैं आर को अगर नीचे शिफ्ट कर दूं, इफ आई शिफ्ट द आर डाउनवर्ड्स, तो वो आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो आई हैव जस्ट डन दैट, मैंने फॉर्मूला को राइट कर लिया, तो कभी भी पावर इधर माइनस में कभी भी नहीं जाती, ठीक है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास। फिर कह रहे हैं डिटरमिन रो विद इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, गिव योर वैल्यूज टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है जी। तो निकाल लेते हैं भाई। अच्छा भाई, रो की वैल्यू कहां से आएगी? रो की वैल्यू तो फॉर्मूले से आएगी, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आ रही है। क्या है? एम 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 इज 1.072 डिवाइडेड बाय के, क्या था? के था 2.094, ये डाल लेते हैं के में, सो 2.094। एल क्या है? एल इज 0.1242, 0.1242, राइट, ये ना फॉर्मूला, एम ओवर के एल और आर का स्क्वायर, ठीक है जी। आर क्या है? आर है 0.0420, ठीक है, 0.0420 एंड देन स्क्वायर, ठीक है। लेट्स ऑल्सो इलोंगेट दिस, कैन एनीवन वर्क आउट दिस वैल्यू? रो की क्या आ रही है हमारे पास? सो 2336.67, दैट इज द वैल्यू, ठीक है जी। अब हमने ये देखना है राउंड ऑफ करने से पहले, क्योंकि मुझे अनसर्टेनिटी के साथ लिखना है, तो मुझे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है पहले तो, एंड आई विल बी राउंडिंग ऑफ द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वन सिग्निफिकेंट फिगर, और फिर मैं इसकी राउंडिंग ऑफ चेक करूं, राइट। अच्छा, हमने वर्कआउट किया था कि डेल्टा रो अपॉन रो इनटू 100 क्या है? वो है 2, राइट। नाउ इन आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट डेल्टा रो, तो डेल्टा रो क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड बाय 100 इनटू रो, ठीक है, रो ये आ गया 2336.67, 2336.67, ये क्या आ रही है वैल्यू? व्हाट्स 2% ऑफ दिस वैल्यू? 2 अपॉन 100 इनटू आंसर 46.7, ठीक है जी। नाउ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी याद रखिएगा हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखी जाती है। सो हाउ शुड आई राइट दिस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? किस तरह से वन सिग्निफिकेंट लिखूंगा मैं इसको? 50, so we're going to write 50, और इसको फिर कैसे राउंड ऑफ करूं? नॉट 2000, नॉट 2300, देखो टेंस प्लेस है ना, दिस इज द टेंस, आपने टेंस तक राउंड ऑफ किया है, तो आप इसकी भी टेंस प्लेस राउंड ऑफ करोगे, टेंस प्लेस तक सही तरह से लिखोगे, सो यू विल राइट 2340, यू विल राइट 2340। इब्राहिम रेहान, समझ में आ रहा है? अच्छा, डिफाइन मोमेंटम, मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट डू आई राइट मोमेंटम की डेफिनेशन एज? प्रोडक्ट ऑफ मास into velocity, ठीक है। and if you want you can write in a specific linear direction, right, you can say that as well। अच्छा, अब आ जाओ, two balls x and y of equal diameter, two balls x and y of equal diameter but different masses 0.24 kg and 0.12 kg respectively slide towards each other on a frictionless horizontal surface as shown in figure 2.1। एक 0.24 की, एक 0.12 की, ये आ रही है इधर, वो आ रही है इधर, दोनों कोलाइड करेंगी, राइट। बोथ बॉल्स हैव इनिशियल स्पीड 2.3 मीटर पर सेकंड, यानी दोनों जो है वो 2.3 मीटर पर सेकंड से आ रही हैं बिफोर दे कोलाइड विद ईच अदर। फिगर 2.2 shows the variation with time t हाफ एम वी स्क्वायर, एक हाफ एम वी, अच्छा पहले ही आ गए हो। अच्छा, फिगर 2.2 shows the variation the time t of the force Fy exerted on ball y by ball x during the collision। तो y पे जो फोर्स लगती है बाय बॉल x ड्यूरिंग द कोलिजन, वो दिखा दी गई है आपको कि ये है, दिस इज द फोर्स, देयर इज दिस काइंड ऑफ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन बॉल y, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोलते हैं? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल x बिफोर कोलिजन
तो इब्राहिम बोल चुके हैं कि भाई आपको x का मास भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, काइनेटिक एनर्जी आप हमें निकाल के दे दें थ्रू काइनेटिक एनर्जी विल इक्वल्स टू हाफ mv², राइट। देन हाफ मास क्या है इसका, इसका है 0.24। ठीक है, अभी तक देख रहे होगे जो ग्राफ है, आई डोंट थिंक यू सीन दिस ग्राफ एवर बिफोर। ठीक है जी, यू हैव नॉट सीन कुछ ऐसा होता हुआ ग्राफ हो रहा है, क्या हो रहा है ये, ठीक है, बट वी विल सी। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है सवाल, हम समझेंगे। एंड वेलोसिटी इज 2.3 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, सो 2.3 स्क्वायर, व्हाट इज दिस वैल्यू कमिंग आउट टू बी? 0.6348, 6348। इसको राउंड ऑफ कितना करेंगे? टू सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट, इसके 3 मार्क्स। एक सेकंड, हाँ अच्छी बात पूछी है, इसके 3 मार्क्स जी मेरा बच्चा, इसी के 3 मार्क्स है। 0.63 वी विल राउंड दिस ऑफ। ठीक है, और भी कुछ कर क्या सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इस तरह से निकालनी है, और तो कुछ हो नहीं सकता। यप, कभी कभार एग्जामिनर जो है दिल खोल के जो है वो मार्क्स दे देता है। ठीक है, अच्छा देन द एरिया इंक्लोज्ड बाय द लाइन, और ने बता दिया द एरिया इंक्लोज्ड by the lines and time axis in figure 2.2 represents the change in momentum of the ball bag during the collision. ठीक है, I kind of wish they never told you this. So delta p upon delta t you know, तो मैंने आप लोगों को वैसे भी क्या सिखाया है कि डेल्टा p ढूंढना हो तो f into डेल्टा t, यानी फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया ग्राफ क्या होता है, वो होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो वो ये आपसे बोल रहे हैं कि जो एरिया ग्राफ है वो आपको मोमेंटम ऑफ बॉल वाई का चेंज देगा, हमें पता था पहले से ही। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल वाई, तो बस हम एरिया वर्कआउट कर लेते हैं ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, तो ऐसे सवालों में घबराने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर विद जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। सो दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट। हाइट जो है वो कितनी आ रही है, मेरे हिसाब से हाइट आ रही है 220 240। ठीक है, आई थिंक इट्स 240 एंड द बेस इज 5 मिली सेकेंड। सो ट्राइंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ बेस क्या है, दैट्स 5 मिली सेकेंड। मेक श्योर यू कन्वर्ट, 5 मिली सेकेंड है और हाइट आ गई है 240, सो इंटू 240, व्हाट इज दिस आंसर कमिंग आउट टू बी? 0.6। ठीक है, अच्छा नाउ हाउ आर वी गोइंग टू राउंड दिस ऑफ? ये वाली वैल्यू आप पढ़ सकते हो 4.1 4.2 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। दिस इज 210 सॉरी 220 240 एंड सो फॉर्थ। तो टू सिग्निफिकेंट इधर, टू सिग्निफिकेंट इधर भी, तो हम इसको टू सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करेंगे। इज दिस द करेक्ट आंसर 0.6? ठीक है, हम इसको लगा देंगे 1 और 0 ताकि हमारे पास टू सिग्निफिकेंट वैल्यू इसकी हो जाए। अच्छा, उसके बाद कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉल वाई आफ्टर कोलिजन। मैग्नीट्यूड निकालना है ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉल वाई आफ्टर द कोलिजन। हाउ डू आई डू दैट? चेंज इन मोमेंटम, तो मुतहर कह रहे हैं भाई देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए है फाइनल वेलोसिटी जो इधर होगी, राइट। चेंज मोमेंटम क्या है, 0.6 आया है। फाइनल मोमेंटम क्या है, वो होगा m फाइनल वेलोसिटी, राइट, यानी v माइनस ये होगा m इनिशियल वेलोसिटी, राइट। अच्छा ना 0.6 मास क्या था इस बॉल का, y 0.12। ठीक है, दूसरी बात कन्वेंशन बना लिएगा जरूर, तो आई एम गोइंग टू से राइट वर्ड इज पॉजिटिव। 0.12 है, 0.12 डालें। वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको v ही रहने देते हैं। ये भी 0.12, u क्या जाएगा, u जाएगा 2.3 नेगेटिव में। ठीक है, सो नेगेटिव 2.3, राइट। एंड नाउ यू कैन सॉल्व। So we're basically getting that velocity is 0.6 minus 0.12, 2.3 divided by 0.12। ठीक है, माइनस माइनस प्लस उधर जाके वापस से माइनस हो गया, सो माइनस 0.12 इंटू 2.3 एंड देन डिवाइड बाय 0.12। ठीक है, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी ए 2.7 या 7.3, ये क्या हो रहा है? So it's going to be 0.6 minus 0.12 then 2.3 divided by a 0.12, we are getting an exact 2.7। ठीक है, एंड 2 सिग्निफिकेंट कर लें आप, 2.7 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका ये आंसर।
On figure 2.3, sketch the variation with time t of the force Fx exerted on ball X by ball B during the collision in B. ठीक है, यानी अब आपको स्केच करना है फोर्स X का ग्राफ। यानी आपको ये दिया हुआ था, ये फोर्स लग रही है Y पे बाय X, तो ये ऐसे लग रही थी। X जो है वो ऐसी फोर्स लगा रहा था, पहले वो इंक्रीजिंग फोर्स थी, फिर वो डिक्रीज कर रही थी, स्ट्रेट लाइंस के साथ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, नाउ देर आस्किंग यू कि वो ग्राफ बना के दिखा दे जो y लगाएगा x पे। what is the force on x going to be, how is it going to look like? कौन बताएगा? सेम फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? if a exerts a force on b, b will exert the same force on a but in the opposite direction। तो ग्राफ यही होगा, ट्रायंगल किस में बनेगा? नेगेटिव रीजन में बन जाएगा, कंप्लीटली आप ऑपोजिट बना। ठीक है जी, सो वी हैव टू शो 0 0 पे एक पॉइंट है हमारा। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट क्या है? ये था 3 240 पे, तो अब 3 माइनस 240 पे आएगा, राइट? So we're just going to show that through 3 and then minus 240 is going to be somewhere over here, and then 5 पे दोबारा से 0 हो गए थे, तो 5 पे 0। So basically all you have to do is draw an inverted triangle to show that the force is equal but opposite। कोई कंफ्यूजन इस पार्ट में? कोई चीज समझ में ना आई हो? अच्छा था ये सवाल, डिफरेंट था। ठीक है, आई फेल्ट लाइक दिस वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस पेपर में देखोगे काफी डिफरेंट तरीके से सवाल आए। देयर इज काफी डिफरेंट मेनी डिफरेंट थिंग्स एंड यू विल बी लाइक सर ये पेपर का पैटर्न नहीं होता हमारा। ठीक है, इसी तरह मेरे ख्याल से विंटर 22 23 भी है व्हिच इज नॉट ऑन क्वाइट ऑफ योर पैटर्न। ठीक है, वो भी मुझे इसीलिए करवाना पड़ेगा। अ यूनिफॉर्म मेटल बार इनिशियली अनस्ट्रेच्ड हैज साइड्स ऑफ लेंथ WXY as shown in figure 3.1, WX and Y। The bar is now stretched by a tensile force F applied to the shaded ends. The changes in the lengths X and Y are negligible. The bar now has sides of X, Y, and Z as shown in figure 3.2. ठीक है, now X, Y तो वही है, W को उन्होंने Z कर दिया। समझ में आ रहा हो कि W एक्सटेंड हो रहा है, राइट? So this just said W एक्सटेंड होके Z बन चुका है। ठीक है, determine expressions in terms of sum or all of F, W, X, Y and Z for the stress applied to the bar by the tensile force। stress कैसे निकालते हैं? What's the formula for stress? Force upon area, right? So force upon cross sectional area it is applied to। ठीक है, so you're going to say force तो आपकी F ही है। ठीक है, वो तो हम वही लिखेंगे। एरिया कैसे निकलेगा? एरिया है this one only XY। ठीक है जी, इस शेडेड एरिया पे लग रहा है ना, from here you are trying to pull, so XY you're going to just write XY। so your stress is force divided by XY। then the strain E in the bar due to the tensile force, strain का क्या फॉर्मूला था? extension upon original length, so delta L upon L। now what is delta L? delta L कौन बताएगा? Z minus W upon W। Very good. So you can see that the extended length is Z, the original length was W। तो अगर आपको extension चाहिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा? Z में से W निकालना पड़ेगा ताकि extension आ जाए, and then W was the original length, उससे उसको divide कर दो। ठीक है, very good Gania। So it's going to be Z minus W upon W। So let's write this down, Z minus W upon W। रियान इब्राहिम कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो? अच्छा जी, उसके बाद the young modulus E of the metal from which the bar is made। young modulus का फॉर्मूला क्या था? कौन बताएगा? आपको कुछ निकालने को बोल दिया था पहले ही, तो आप जो है वो आराम से स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल कर ले, क्योंकि आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन वर्कआउट कर लिया। अगर नहीं दिया हो तो फिर आप सारा वो F इंटू L अपॉन एरिया इंटू डेल्टा L वाला लगाते हैं। ठीक है जी, सो यंग मॉड्यूलस इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, नाउ स्ट्रेस क्या है आपका? ये रहा, तो फोर्स अपॉन एक्स वाई, ठीक है, इज बीइंग डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? Z माइनस W अपॉन W। आ जाइए, फिर दोबारा से कर लें, F अपॉन एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय W अपॉन Z माइनस W। नाउ यू कैन सी दैट वी कैन राइट दिस जल्दी से। सो दिस इज FW डिवाइड बाय XY एंड देन Z माइनस
W, ठीक है। So this is the, yeah, this is the Young modulus का formula. Once again, not a question that you typically see in your exam papers. Okay, then a copper wire is stretched by a tensile force. एक सेकंड मुझे आंसर चेक करने दे. Fy x z y, ठीक है. Now a copper wire stretched by a tensile force that gradually increases from 0 to 280 newtons. The variation in the extension of the tensile force is shown in figure 3.3. ठीक है. State the maximum extension of the wire for which it obeys Hooke's law. तो Hooke's law is obeyed till the limit of proportionality, जब तक आपके पास straight line बन रही हो. ठीक है, अब हमें ये देखना है straight line कहां तक बन रही है. So maybe you can use your scale and I think we can see कि straight line जो है वो यहां तक बन रही है. ठीक है जी, till over here, right? So I'll just approximate this over here. इसको इधर कर लेते हैं and ये, ठीक है. हमें क्या निकालनी है, हमें एक्सटेंशन निकालनी है, फोर्स निकालनी है. वी नीड टू जस्ट वर्क आउट द एक्सटेंशन. 2.2 2.4, वेरी गुड मुताहर. सो आपकी आ गई 2.4 मिलीमीटर्स इज योर एक्सटेंशन फॉर दिस थिंग. ठीक है ना. उसके बाद use figure 3.3 to determine the strain energy in the wire when the tensile force is 120 newtons. जब आपकी 120 न्यूटन्स है तो 80 160, this is 100 110 120, ये रही. ठीक है. 40 160 नहीं सॉरी 80 90 100 110 120 30 40 50. जी, how is this definition? We'll have to see एक चीज. 80 divided by 10, तो एक डब्बा जो है वो 8 का है. one box is of 8. तो अच्छा, over here one box is of 8. ठीक है. हमें क्या देखना है, हमें देखना है 120 कहां पे आ रहा है, राइट. सो you're going to see कि 120 डिवाइड बाय 8 कर लोगे तो क्या आ जाएगा. 120 डिवाइड बाय 8 इज ए 15. सो दैट मींस 10 तो ये हो गए, यानी आपने सिर्फ 5 बॉक्सेस ऊपर देखने, राइट. सो 1 2 3 4 5. सो दिस वन ओवर हियर, दिस इज द थिंग. नाउ this is a triangle, we can use half base into height, sorry 1.4. so half into 1.4 into height क्या है आपकी, height आपकी थी 120 न्यूटन्स. ठीक है. अच्छा, और जो बेस थी आई थिंक दैट्स इन मिलीमीटर्स, उसको कन्वर्ट करना मत भूलिएगा. 1.8 1.6 1.4, so this shall be 1.4 into 10 to the power minus 3 and your height is 120 newtons. ठीक है. क्या आ रहा है आंसर, 0.084 joules. ठीक है. मेक श्योर यू नेवर फॉरगेट टू कन्वर्ट, जरूर देख के जो है वो अपनी एक्सिस को देख के करा करें. 0.084 जूल्स आ रहा है. सिग्निफिकेंस अगर हम चेक कर लें, हम इस एक्सिस से 2 सिग्निफिकेंट रीड ऑफ कर सकते हैं और इस एक्सिस से भी 2 सिग्निफिकेंट, तो इसलिए हमने इसको 2 सिग्निफिकेंट लिखा है साथ. ठीक है. नाउ explain why the work done in stretching the wire to an extension of 12 millimeter is not equal to the energy recovered when the tensile force is removed. तो ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, जब हम एक्सटेंड कर करके इसको 12 मिलीमीटर तक पहुंचा देते हैं, तो जो एनर्जी हमने क्या करी थी एक्सटेंशन में लगाई, उतनी एनर्जी नहीं मिलती वापस जब आप टेंसाइल फोर्स रिमूव कर देते हैं. तो बोल रहे हैं ऐसा क्यों, why are we not getting all of the energy back? Because the elastic limit has been reached. Energy lost in deformation. Very good, very good, very good. So ये दो बातें बताई हैं हमें मुताहर और दानिया ने. So we're going to write, सबसे पहले तो देखो ये याद रखना कि 2 पॉइंट्स होते हैं इन द ग्राफ. एक होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, देन उसकी कुछ देर बाद इलास्टिक लिमिट आती है. ठीक है. इफ यू गो फर्दर देन द इलास्टिक लिमिट, तब होती है वो वाली डिफॉर्मेशन कि आपका जो एरियल ग्राफ है वो फॉलो नहीं करता. अगर आप यहां तक एक्सटेंड करोगे तो वापस जब आएगा तो बिल्कुल सीधा सीधा वैसे ही फॉलो करेगा, बिकॉज इलास्टिसिटी है उसमें, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आएगा. बट इफ यू एक्सटेंड इट एंड एक्सटेंडेड फर्दर देन द इलास्टिक लिमिट, तो क्या होता है, तो ये होता है कि वो वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ पे नहीं आता, वो कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ले लेता है. एंड देन योर एरियल ग्राफ्स, जैसे आपने यहां तक एक्सटेंड किया था, तो आपका जो लोडिंग के वक्त एरियल ग्राफ था वो ये था, ऑल दिस. ठीक है.
बट जब आपने अनलोडिंग करी है तो आपको जो इनर ग्राफ मिला है वो सिर्फ ये वाला मिला है जो करते हुए. सो देयरफॉर द एनर्जीज आर not equal. So yes, very good, Dani and Mutahhar. The elastic limit या अब ये बोलते हैं the wire was extended beyond its elastic limit. So therefore some of the energy got used up in the deformation, in deforming the object, जो दानिया ने बोला, ठीक है. एंड बेटर क्या होगा, हिस्टेरेसिस लॉस लिखना या हीट एनर्जी का लॉस लिखना, ठीक है. सो देयरफॉर सम ऑफ द एनर्जी गॉट यूज्ड अप इन डिफॉर्मिंग द ऑब्जेक्ट एंड was also dissipated as heat energy. ठीक है. कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भी, कोई बात अगर इसमें समझ में ना आई हो, ठीक है. नाउ दिस इज अ गुड पेपर इसीलिए बिकॉज इट्स बिकमिंग डिफरेंट, ठीक है. जितना ज्यादा टाइम करते जा रहे हो उधर से नजर आ रहा है कि यार ये पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके अंदर चीजें जो है वो थोड़ी इंटेंसिव है रिगार्डिंग योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. कोई मसला, किसी कोई प्रॉब्लम? डिसिपेटेड की जगह वेस्टेड भी लिख सकते हो. यस इब्राहिम, सम एनर्जी गॉट वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो भी लिख सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है. तो दैट इज आल्सो परफेक्टली ओके. अच्छा, बाय रेफरेंस टू डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी स्टेट व्हाट इज मेंट बाय ए लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो द oscillation of particles is parallel to the direction of energy transfer by the wave, ठीक है. once again I hope इसमें कोई problem. now this is the one that is a good question, ठीक है. A vehicle travels at constant speed around a wide circular track. It continuously sounds its horn, which emits a single note of frequency 1.2 kilohertz. An observer is a large distance away from the track, as shown in the view from above in figure 4.1. ठीक है. कुछ ऐसा हम पहले देख चुके हैं, ठीक है. आई विल बी आस्किंग यू कौन सा वो है, but first of all let's look at the graph that they have given us. Figure 4.2 shows the variation in the time of the frequency f of the sound of the horn that is detected by the observer. The time taken for the vehicle to travel once around the track is t, and you can see 1.2 kilohertz emit होती है, लेकिन 1.4 kilohertz भी जाती है, और ये मेरे ख्याल से it also comes down to somewhere about 1.08 or something. It is oscillating, ठीक है. The vehicle moves around the track, horn अपना बजाती जाती है 1.2 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उसके हॉर्न की, ठीक है. एंड ऑब्जर्वर के पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है, जैसे जैसे घूमती जाती है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी आती जाती है. व्हाट कंसेप्ट इज दिस, क्या हो रही है? हमने ये पढ़ा है कभी, कुछ था ये हमारे कोर्स में इसके हवाले से कोई चीज? दिस इज डॉपलर्स इफेक्ट. और याद है मैंने डॉपलर्स इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस करवाए जिसमें आप जब एक सर्कल में घुमा रहे होते हो ऑब्जर्वर के पास, तो एक पॉइंट होगा जहां पे आपको मैक्सिमम मिलेगी, एक पॉइंट होगा जहां पे मिनिमम मिलेगी, एक पॉइंट होगा जहां पे आपको वही फ्रीक्वेंसी मिल रही होगी, याद है? सो दिस इज एग्जैक्टली दैट. एंड नाउ अब इसका पूरा डिटेल में सवाल आएगा, ठीक है. सो लेट्स सी कि हमारे पास क्या हो रहा है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते, ठीक है. व्हीकल जो है वो यूं चल रही है, ठीक है. सो द व्हीकल व्हेन इट्स ओवर हियर इट्स ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. जब व्हीकल यहाँ पे है तो इट्स ट्रैवलिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है. देन व्हीकल जब यहाँ पे आती है तो इट्स ट्रैवलिंग लाइक दिस, एंड व्हेन द व्हीकल इज लाइक ट्रैवलिंग लाइक दिस तो ये इसकी यूं आ रही होगी, राइट. माय क्वेश्चन टू यू इज 1.2 किलोहर्ट्ज. अगर मैं आपको पॉइंट्स दूं, यार ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो मुझे 1.2 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी किन किन पॉइंट्स पे सुनने को मिलेगी? आई विल हियर द 1.2 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एट
दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट। ऐसा क्यों? बिकॉज इसमें तो मेरा रिलेटिव मोशन है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आई एम ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इसमें मैं ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हूं, इसमें और इसमें मैं ऑब्जर्वर के ना ही दूर जा रहा हूं ना ही करीब आ रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, इसमें मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं। माई देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस एंड द ऑब्जर्वर। सो इन दीज टू केसेस यू विल हियर योर सोर्स फ्रीक्वेंसी fs। ठीक है, अच्छा, इसमें मुझे एफ मैक्स मिलेगी या एफ मिनिमम मिलेगी? will I get a higher frequency when the car is in this position, or a minimum frequency when the car is in this position? याद करो, एम्बुलेंस एम्बुलेंस जब करीब आ रही होती है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलती है, जब दूर जा रही है तो तब फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलती है। नियर, जब एम्बुलेंस करीब आ रही है तो, जब करीब आ रही है तो टू, फिर दूर जाती है तो टू, याद है? सो योर एम्बुलेंस व्हेन इट्स कमिंग क्लोजर इट्स गोइंग टू गिव यू एफ मैक्स, सो इन दिस केस you will hear a f max, and when the ambulance, a car in this case, is going away, then you will hear your f minimum। ठीक है जी? सो ये है असल में जो हो रहा है। पॉइंट ए 1.4 किलोहर्ट्ज गिरता है 1.2 किलोहर्ट्ज पे आप आते हो बी पे, फिर मजीद गिरते हो एफ मिनिमम आती है, फिर वापस से इंक्रीज करना शुरू करते हो, वापस से सोर्स फ्रीक्वेंसी पे आते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये होता रहता है, राइट? एंड इन अ टाइम पीरियड, यू नो, आपने अगर ए पे शुरू किया तो एक टाइम पीरियड में ए पे आओगे वापस, तो ए से गए और वापस ए पे आ गए आप। ठीक है जी, ये ग्राफ है। नाउ लेट्स सी, explain why the frequency of the sound detected by the observer is sometimes above and sometimes below 1.2 kilohertz। अच्छा, पहले तो उससे पहले ये कर लेते, स्टेट द नेम ऑफ द फिनोमेनन। तो ये डानी ने पहले ही बता दिया था, दिस इज डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, डॉपलर्स इफेक्ट। नाउ explain why। so at sometimes the car is moving towards, at sometimes the car is moving away, at sometimes the car has no relative motion, so therefore you're seeing the changing frequency। ठीक है, so we will write k there is relative motion between car and observer, sometime between car and observer, sometimes the car is traveling towards the observer, which gives frequency greater than 1.2 kilohertz, and sometimes away, which gives frequency below 1.2 kilohertz। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा डॉपलर्स इफेक्ट ऑन फिगर 4.1। ठीक है, अब मुझे वो सारी ड्राइंग पहले की हटानी पड़ेगी। ठीक है, किसी को चाहिए तो ऐसा करते हैं, हम जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसको साइड में रख लेते हैं। ठीक है, वरना मैं हटा दूंगा तो यू माइट नॉट बी हैप्पी। तो हम इसको कर लेते हैं एंड देन आई जस्ट रिमूव दिस। ठीक है, क्योंकि मुझे अब इस सर इस पे कुछ मार्क करनी है चीजें। ठीक है ना, ऑन फिगर 4.1 मार्क विद द लेटर x द पोजीशन ऑफ द व्हीकल व्हेन इट इमिटेड द साउंड दैट इज डिटेक्टेड एट टाइम t। ठीक है, तो टाइम t पे देखें, टाइम t पे आपको मिल रही है 1.4 किलोहर्ट्ज। तो कहां पे मार्क करूं मैं, क्या चीज मार्क करनी है मुझे? x मार्क करना है। वेयर शुड आई मार्क? योर मैक्स पे, यानी ओवर हियर एट द टॉप, जब आप बिल्कुल उसकी तरफ जा रहे, राइट? देन वो बोल रहे हैं, अब ये वाला नेक्स्ट वाला सोच समझ के, ऑन फिगर 4.1 mark with the letter y the position of the vehicle when it emitted the sound that is detected at time 90/4। ठीक है, नाउ 90/4 पे 9/4 क्या होता है? दैट इज 2.25। ठीक है, तो वी बेसिकली वांट टू बी सीइंग एट 2.25, सो बेसिकली 2.25 यहां पे आ रहा है, राइट? सो यू कैन सी दैट इट इज अ 1.2 किलोहर्ट्ज। ठीक है, अब मैं जूम आउट कर रहा हूं। ठीक है, आई एम मार्किंग सम थिंग्स, इट कैन बी ए, इट कैन बी बी, इट कैन बी सी, इट कैन बी डी। आपने वो भी बताना है ए बी सी डी, या कोई भी, ए बी भी हो सकते हैं, सी डी भी हो सकते हैं, 2-3 भी हो सकते हैं। सो विच पॉइंट्स डू यू थिंक इज द आंसर? ए एंड बी, ओके।
मुतहर सेज ए एंड बी दोनों पे मार्क किया जा सकता है। कोई स्पेसिफिक 90/4 बोला, उन्होंने सिर्फ 1.2 किलोहर्ट्ज वाली चीज नहीं बोली, उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम पे 1.2 किलोहर्ट्ज वाला बोला। व्हेन योर मैक्सिमम इज ट्रांजिशनिंग टू अ मिनिमम, मैक्सिमम से जब मिनिमम पे जा रहे हो तो फिर कौन सा आ रहा होगा? ओनली बी, ठीक है। व्हेन यूर गोइंग फ्रॉम अ मैक्सिमम टू ए मिनिमम, बीच में सिर्फ बी आ सकता है, और जब आप मिनिमम से मैक्सिमम पे जा रहे हो तब सिर्फ ए आएगा। So the position that I want to mark over here is the position that is this, ठीक है नी, क्योंकि A जो है वो ये वाला है, ठीक है नी। This is B, this is A, this is A, this is B, this is A, this is B, ठीक है नी। So this is the thing that we have to do। चलिए now इसको कर लेते हैं। Let's also remove this and हमें कैसे मार्क करना है? We want to be marking it with the letter Y, so the letter Y is over here, ठीक है जी। मार्क स्कीम में क्या लिखा हुआ है? मार्क स्कीम में लिखा हुआ है इसके लिए 12 o'clock और 3 o'clock, ठीक है। समझ में आ गया? 12 o'clock 3 o'clock जो घड़ी होती है, 12 ऊपर होते हैं बिल्कुल, 3 यहाँ पे होता है, ठीक है। सो मार्क स्कीम देके घबरा नहीं जाना, सही बात लिखी है। अच्छा, द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इज 320 मीटर पर सेकेंड। यूज फिगर 4.2 टू डिटरमिन द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन बी। तो कह रहे हैं फिगर 4.2 को इस्तेमाल करें और हमें स्पीड बता दें व्हीकल की। कैसे बताएं भाई? कोई फॉर्मूला डॉपलर्स इफेक्ट का जो हमें याद हो? सो डू वी रिमेंबर द फॉर्मूला? इट वाज एफ नॉट या एफ ऑब्जर्व्ड इक्वल्स टू वी ओवर वी माइनस वी एस एफ एस, ठीक है जी। दिस इज द फॉर्मूला। तो v क्या है? दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड, दिस इज द स्पीड ऑफ द सोर्स, दिस इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आप अपने लिए कन्वीनियंट fo लेंगे, अपने लिए कन्वीनियंट fs लेंगे, ठीक है। fo मैं कन्वीनियंट वाला कौन सा ले रहा हूँ? आई एम टेकिंग 1.4 किलोहर्ट्ज, ठीक है। मैं ले रहा हूँ 1.4 किलोहर्ट्ज, सो इनटू 10 पावर 3। v क्या है? दैट्स 320 डिवाइड बाय 320 माइनस vs, और देन fs क्या आ रहा है? fs आ रहा है, fs 1.2 किलोहर्ट्ज, ठीक है। So that is 1.2 into 10 to the power 3, ठीक है। now you can do the maths anyway, ठीक है। मैं एक स्टेप में कर रहा हूँ, ठीक है, because I want you guys to compute and give me the answer. This is going to be 320 upon 1.4 into 10 to the power 3 into 1.2 into 10 to the power 3, ठीक है। ये ऊपर गया, उधर माइनस 320, ठीक है। सो कंप्यूट दिस फॉर मी, ठीक है, यानी माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा। सो गलत है, रुको इसको आराम से ही कर लेते हैं। लेट्स जस्ट डू इट आराम से, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं। सो दिस शैल बी 320 माइनस वी एस इक्वल्स टू 320 into 1.2 into 10 to the power 3 divided by 1.4 into 10 to the power 3, ठीक है। ये क्या आ रहा है? What is this thing working out to be specifically? This shall be 320 into 1.2 upon 1.4, that is 274.285। तो हमारे पास आ रहा है 320 minus vs equals to 274.29 कर लेते हैं इसको, and then you send that over there and this, so vs equals to 320 minus 274.29, so vs is going to work out to be 45.7 meter per second। You had two significant values to choose from, हमें 2 significant दिया था तो हम 2 significant राउंड ऑफ कर लेते हैं। This shall be 46 meters per second, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। किसी को कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस डॉपलर्स इफेक्ट वाला सवाल? ठीक है। और ये समझ लो डॉपलर्स इफेक्ट का सबसे मुश्किल सवाल, आई फील लाइक दैट दिस वुड बी द केस, ठीक है। अगले साल तो नहीं, खैर हमने इसमें ही पढ़ लिया था। एक मैंने आपको, आई डोंट नो मैंने वो आपको करवाया कि नहीं करवाया, खैर बाइनरी स्टार सिस्टम्स का भी था एक सवाल, कोई ना कोई, मुझे याद नहीं पड़ा मैंने आपको करवाया है कि नहीं। P1 का कोई एमसीक्यू था बाइनरी स्टार सिस्टम्स का, तो खैर वो भी हम देख लेंगे जब हम P1 कर लेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? रेयान और इब्राहिम, मुताहर, दानिया? A2 में है, हाँ। बाइनरी स्टार सिस्टम्स A2 में है, लेकिन डॉपलर्स इफेक्ट का आप उसका AS में है, ठीक है नी। सो ऑब्वियसली उसकी ग्रेविटेशन के हिसाब से नहीं आएगा वो बाइनरी स्टार सिस्टम, बट from perspective of Doppler's effect it can come. State Kirchhoff's first law. Kirchhoff's first law क्या था? So you're going to say sum of currents entering a junction
equals to sum of currents leaving the junction, ठीक है। और क्यों पूछा है ये सवाल? ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई फायदा होगा, कुछ ना कुछ आपको इसके हवाले से करना होगा, ठीक है। Now, the circuit shown in figure 5.1 contains a battery of electromotive force EMF E, negligible internal resistance connected to 4 resistors R1, R2, R3, R4. Each of resistance R. हर किसी की resistance R है, ठीक है। Everyone has a resistance of R. तो एक काम करते हैं, ठीक है, मतलब just know understand के सारे R, ठीक है। All of them are R's. अच्छा, now the current in R3 is 0.030 amperes and the potential difference across R4 is 2.4 volts. Show that R is equal to 4.0 ohms. कैसे दिखाएं? R की वैल्यू जो है वो 4 ओम के बराबर है। आपको रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो सबको तो ये तो अंदाजा होगा कि R4 के ऊपर वोल्टेज पता है। अगर मुझे R4 का करंट पता चल गया तो आई कैन वर्क आउट द रेजिस्टेंस, राइट। वोल्टेज पता है, करंट भी पता है, ठीक है, लेकिन करंट थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। कैसे पता है? जो R4 में जा रहा है, ठीक है, उसका सोचो। वेरी गुड मुताहर, वेरी गुड, ठीक है। सो भाई देखो, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए, राइट। इफ दे बोथ आर इन पैरेलल, ये बात तो हम समझते हैं ना कि दोनों के क्रॉस वही वोल्टेज होगा V, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। अगर दोनों के क्रॉस वोल्टेज V है और अगर दोनों की रेजिस्टेंस सेम है तो वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इक्वल्स टू करंट। तो अगर इसमें 0.3 है तो इसमें भी क्या होगा? 0.3 ही होगा। बोथ ऑफ देम हैव अ करंट ऑफ 0.3 इन देम। जब फिर वो इस जंक्शन पे दोबारा मीट करेंगे तो सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। So the 0.60 amperes are going into R4 and then 2.4 divided by 0.6 will give you your R, ठीक है। So V equals to IR. V क्या है? 2.4 equals to current, that is 0.60, and your resistance, the resistance works out to be 4.0 ohms, ठीक है। ये आ गई आपकी इसकी वर्क, ठीक है। देयर वाज नो अदर वे यू कुड डू इट। आप अलजेब्रा करते, आप बहुत सारी इक्वेशंस बनाते, करने की कोशिश करते, घूमते ही चले जाते हैं, आंसर नहीं आता, ठीक है। दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू डू। ऑलवेज जब रेजिस्टेंसेस सेम होती है ना, देन देयर आर सम थिंग्स यू कैन ट्राई एंड स्टार्ट टू प्ले विद। जब रेजिस्टेंसेस सेम कर देना एग्जामिनर, तब थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो ऑलवेज लुक आउट कि अगर ऐसी चीज आपको कोई बताएगी। फिर बोलने डिटरमिन द ईएमएफ ई ऑफ द बैटरी, तो कैसे निकालेंगे? मुझे टोटल करंट पता चल गया, क्या है? 0.60 एम्पीयर, राइट। इधर से 0.6 गया, टूटा आधा हुआ, फिर 0.6 वापस आके इधर आ गया। सो द करंट इन द बैटरी इज 0.60 एम्पीयर्स। वीटी पता है, वीटी है, ई आई टी पता है, टोटल करंट। हम रेजिस्टेंस टोटल वर्कआउट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता गई है 4 ओम, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों सीरीज में है, राइट, एंड देन वी कैन जस्ट वर्क इट आउट, ठीक है। तो इन दोनों की पैरेलल में क्या होगी? जब दो रेजिस्टेंसेस इक्वल वैल्यूज की पैरेलल में गिव होती है तो उनकी रेजिस्टेंस हाफ हो जाती है, ठीक है। यकीन नहीं है तो करके देख लो। 1/4 प्लस 1/4 इनवर्स, ये आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। यू विल गेट दिस एज 2, और ये दोनों के सीरीज में लगे हुए तो 4 + 2 + 4, राइट। सो द टोटल रेजिस्टेंस इज 2 + 4 + 4, that is 6 + 10 ohm, ठीक है। And then you can see VT equals to IT RT, and then you're going to get VT is E, IT is 0.6, RT is 10, ठीक है। So we are seeing that EMF E is 6 volts, ठीक है। Make sure कीजिएगा to 4.0 ohms, तो आपने ये भी 10.10 मतलब 10.0 निकाला होगा, 2 significant निकाला होगा, and then this was also 2 significant, so we will also write this down to 2 significant figures, 6.0 volts। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक इस क्वेश्चन में? The battery in B is replaced with another battery of the same EMF E, but with an internal resistance that is not negligible. State and explain the change, if any, in the total power produced by the battery. अगर मैं ये सर्किट उठाऊं, ठीक है, if I pick up this circuit and I replace this battery जो मेरे पास थी
with a battery that has an internal resistance with it, small r. ठीक है, अब ये दोनों जुड़े हुए हैं और इस सर्किट में मैंने अब ये चीज डाल दी। EMF E ही है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो उनका सवाल आपसे ये है कि पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर कंप्लीट आंसर। इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई, अब टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी में क्या फर्क पड़ेगा। क्या सिखाया मैंने? वी हैव एडेड एन इंटरनल रेजिस्टेंस, कैन आई से द आर इफेक्टिव ऑफ द सर्किट हैज इंक्रीज्ड। मैं क्या ये बोल सकता हूँ टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर चुकी है? आई कैन से दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हैज इंक्रीज्ड। क्यों कह सकता हूं मैं ये? ठीक है, मैंने रेजिस्टेंस जो डाली है वो सीरीज में डाली, ठीक है, पैरेलल में नहीं डाली कहीं, मैंने सीरीज में डाली है। तो अब बेसिकली 10 तो था ये पूरा, अब 10 प्लस सम सीरीज हो सकता है इसकी 1 हो 2 हो जो भी हो, तो वो वैल्यू आ जाएगी, उसमें मजीद आ जाएगी। सो द आर इफेक्टिव इज गोइंग टू इंक्रीज। आर इफेक्टिव जब इंक्रीज करते तो क्या चीज डिक्रीज करती है? करंट डिक्रीज करता है, यानी जो टोटल करंट है सर्किट में वो चीज डिक्रीज करेगी। एंड देन इफ यू वांट टू गिव द पावर इन द बैटरी दैट इज गिवन बाय IV, द EMF इज कांस्टेंट E वही है, ठीक है, उन्होंने बोला है हमने EMF वो ही रखा है। So the EMF is not changing, the only thing changing is the current. So basically power is directly proportional to current. Since your current has decreased, your power will also decrease. ठीक है, तो ये है इसका concrete perfect answer. ठीक है, so let's write this down. The power produced will decrease as the total resistance of the circuit increased, which reduced the total current in the circuit, and hence the power in the battery in the battery. Yes, exactly. ठीक है, और दूसरी बात ये P इक्वल्स टू IV इस्तेमाल करोगे तो बैटरी का देना है, बैटरी का और कोई तरीके से दिया नहीं जा सकता। ठीक है जी, बैटरी की कोई रेजिस्टेंस नहीं, अगर मैं सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूँ तो इस पार्ट में कोई रेजिस्टेंस नहीं। ठीक है जी, तो इसीलिए मैंने IV इस्तेमाल की। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को भी अब इस सवाल में? ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू आंसर इलेक्ट्रिसिटी की क्वेश्चन इस तरीके से। हमेशा बहुत ही ऐसा सवाल आता है रेजिस्टेंस डाली है या रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है तो उस हिसाब से आर इफेक्टिव में क्या फर्क पड़ रहा है, टोटल करंट में क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा, आर इफेक्टिव में हो सकता है करंट की तरफ जाने की जरूरत ना हो सकता है वही वोल्टेज पूछा हो तो वोल्टेज बढ़ जाएगा एंड सो ऑन, आप कर सकते हो। आई हैव टॉट यू वेरियस मेथड्स, ठीक है, मेक श्योर यू हैव अ ग्रास्प ऑन दैट। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, द रेजिस्टर्स इन द सर्किट ऑफ फिगर 5.1 आर मेड फ्रॉम निक्रोम वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस दिस मच, द लेंथ ऑफ दिस वायर नीडेड टू मेक ईच रेजिस्टर इज 0.67 meters. कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम। कोई फॉर्मूला जिसमें रेजिस्टिविटी होती है? एक ही फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है, R equals to रो एल ओवर ए। यस, सो R equals to रो एल ओवर ए। हमें क्या निकालना है? हमें रो निकालना है, सो इट विल बी R A ओवर एल। R क्या था? हर रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस निकाली थी हमने 4 ओम। ठीक है, ए क्या है? ए है रेडियस दिया हुआ है 240 माइक्रोमीटर्स का, तो एरिया कैसे निकलेगा? पाई इंटू R square, so 240 into 10 to the power minus 6 square and then divided by the length that is 0.67 meters. Okay, quite a huge length, 0.67 meters. So what is the resistivity working out to be? 1.8080 into 10 to the power minus 6, and I guess we had all values correct to 2 significant, so we shall round this off to 1.1 into 10 to the power minus 6. Thank you, Danya. I hope this is clear. On to the last question. I hope, yeah, last question. Let's do this. Complete table 6.1 to show the masses in terms of the unified atomic mass unit mu. Unified atomic mass unit के terms देना है, relative नहीं देना एक दूसरे के, ठीक है, ध्यान में रहे। And charges in terms of elementary charge E of an alpha, beta plus and a beta minus particle. ठीक है, so alpha का कितना होता है? How much mass an alpha particle has in terms of mu? 4 mu. ठीक है, so we're going to say 4 mu or charge, so we'll say plus 2e.
ठीक है जी। मेक श्योर यू राइटिंग द साइन, बिकॉज साइन अब फर्क देता है, क्योंकि बीटा माइनस का भी लिखना है, सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है, अच्छा बीटा प्लस बीटा माइनस के पहले बीटा प्लस का चार्ज बता दे मुझे, और बीटा माइनस का चार्ज बता दे मुझे। बीटा प्लस का चार्ज क्या होगा? +1, so you're going to say plus e, and then या 1 भी लिख लेते हैं साथ, और दूसरा वाला हो जाएगा -1e, राइट? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन ओवर देयर। अच्छा, अब बीटा प्लस और बीटा माइनस का हमें इन टर्म्स ऑफ म्यू देना है, ठीक है? हम यहाँ पे 0 म्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट लिखना है। आई नीड टू गिव एन एग्जैक्ट वैल्यू ओवर हियर, ठीक है? सो लेट्स ट्राई टू वर्क आउट वो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास कहां से आएगी। इफ यू गो टू योर पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मैंने बताया था पहले भी, you have been given the masses of an electron and also the unified atomic mass unit। ये लिखा हुआ unified atomic mass unit इतना है, और rest mass of an electron वो रहा ये इतना है, ठीक है? ये आपको दिया हुआ, सही है। now if you want to work out the mass of an electron in terms of mu, तो कैसे करोगे? आप करोगे दिस इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ म्यू निकालना है। ये बात रखें कि इन टर्म्स कैसे निकलता है, हाउ डू यू गेट इन टर्म्स ऑफ दिस। तो मैं आपको बोलता हूं यार देखो 1 मीटर इतना है, ठीक है जी, मैंने आपको इतनी बड़ी लेंथ दे दी, मैं आपको बोलूं इन टर्म्स ऑफ मीटर उस लेंथ को बताओ, तो कैसे करोगे? उस पूरी लेंथ को मीटर से डिवाइड करोगे, जितने मीटर आए वो बताओगे, यही होता है ना। अब मैं आपको बोलता हूँ 6 गज का कपड़ा दे दो, तो गज की लकड़ी होती है, उसको नाप नाप के 6 गज आप निकाल लेते हो ना, तो basically that whole length divided by that smallest thing is going to give you how many in terms of that smallest thing you have, ठीक है? सो मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज को डिवाइड करना है बाय दिस थिंग, मुझे ये देखना है इसमें कितने ये चीजें आ रही हैं, ताकि मैं बता सकता हूँ कितने म्यू आ रहे हैं, राइट? सो द मास इज गोइंग टू बी 9.11 into 10 to the power minus 31 divided by 1.66 into 10 to the power minus 27। सो ये है, ठीक है? आई होप सबको समझ में आया जो मैंने बताया है। सो दिस इज 5.4879 into 10 to the power -4, ठीक है? सो मेरे ख्याल से हम इसको लिख सकते हैं 1 सिग्निफिकेंट ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो और कुछ बोला नहीं आगे, है ना? हमने कितना बोला है? हाँ बस 1 सिग्निफिकेंट लिख लेंगे, ठीक है? इतना कर लेते हैं कि बस प्रॉपर रह जाए हमारे पास बात। सो लेट्स जस्ट मेक इट एज ऐसे कर लेते हैं 0.00, या छोड़ो इसको ऐसे ही आ जाता है 5.4 या 5.5 into 10 to the power -4 म्यू, ठीक है? सब कुछ समझ में आया? मैंने आपको बोला कि 6 गज इतना है, दिस इज 6 यार्ड्स, ठीक है? और आपको ये पता है नहीं, बल्कि ये छोड़ो, मैंने आपको बोला यार ये लेंथ एल है, ठीक है? और मैंने आपको दे दी यार 1 यार्ड जो है वो इतना होता है, दिस इज 1 यार्ड। अब मैं आपको बोल रहा हूं यार ये लेंथ कितनी कितनी है इन टर्म्स ऑफ यार्ड्स, तो आप इस लेंथ को इस चीज से डिवाइड करोगे ना, टू वर्क आउट द यार्डेज, कितना यार्ड्स है ऑफ दैट थिंग, राइट? सो आई विल डिवाइड दिस थिंग बाय द थिंग इन टर्म्स आई वांट टू फाइंड आउट, सो दैट आई कैन गेट द वैल्यू, वो कितनी चीजें आ रही है। सो वी कैन वर्क आउट ओवर हियर कि 5.5 into 10 to the power -4 म्यूज है the rest mass of an electron, ठीक है? so you can write this over here, ठीक है? there is no जो है क्या कहते हैं हम इंडिकेशन, खैर हमने सब कुछ 1 सिग्निफिकेंट ही लिखा है, तो मैं उसको भी ना 1 सिग्निफिकेंट ही कर देता हूँ, ठीक है? ऐसा करते हैं हम उसको 1 सिग्निफिकेंट कर देते हैं। 5.4 था ना, तो हम इसको 5 ही लिख लेते हैं बस, ठीक है? 4 विल नॉट राउंड ऑफ 5, तो 5 into 10 to the power -4 म्यू है ये, ठीक है? आई होप कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो सो दैट आई कैन क्लियर इट अभी। Okay, then carbon-14 is radioactive and decays by the emission of beta minus particles. Nuclei do not contain beta minus particles. You all are well aware. Explain the origin of the beta minus particle that is emitted from the nucleus during beta minus decay. तो न्यूक्लियस में बीटा माइनस पार्टिकल तो होते ही नहीं है, बीटा माइनस पार्टिकल कहां से आता है? एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ दैट बीटा माइनस पार्टिकल। याद है? 1 न्यूट्रॉन 1 म्यू 0 e न्यूट्रॉन डिकेज इनटू 1 म्यू +1 e का प्रोटॉन। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको एक बीटा माइनस पार्टिकल डालना पड़ता है। मास सेम है तो एक ऐसा पार्टिकल लाना पड़ता है जिसका मास ना हो, और
चार्ज +1 है यहाँ पे, तो माइनस जीरो करने के लिए तो आपको एक -1 का पार्टिकल चाहिए। सो देयरफॉर वी गेट मेक अ बीटा माइनस पार्टिकल। एनर्जी से मैटर बनाया है तो इसी के साथ आप एंटी मैटर भी बनाते हो, और आपकी ऑलरेडी क्वेश्चन बैलेंस हो चुकी है। सो यू नीड अ पार्टिकल दैट इज 0 म्यू एंड 0 ई। एंटी न्यूट्रिनो बनाया हमने मैटर के साथ एंटी मैटर, एंड द अदर थिंग इज देन यू फॉर्म सम एनर्जी। गामा इलेक्ट्रॉन रेडिएशन भी लिख सकते हो, एक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स भी लिख सकते हो, सब ठीक है। सो द ओरिजिन इज दैट a neutron decays into a proton, ठीक है। energy released is used in the creation of a beta minus particle and an electron anti-neutrino, ठीक है। So this is the complete answer for this। हमें बीटा माइनस के अंदर आप ये भी लिख सकते हैं एनर्जी यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ बीटा माइनस, क्योंकि एंटी न्यूट्रिनो को कुछ पूछा नहीं है, ठीक है। स्टेट द चेंज इन द क्वार्क कंपोजिशन ऑफ अ कार्बन 14 न्यूक्लियस व्हेन इट इमिट्स अ बीटा माइनस पार्टिकल। तो क्वार्क कंपोजिशन, कौन सा क्वार्क किस चीज में कन्वर्ट होता है, which quark is converting into which quark? याद है? न्यूट्रॉन क्या होता है? UDD to UUD. So basically, a down quark from over here is converting into an up quark over here. So we need to say down to up. ठीक है नी? आज. Now, suggest why the beta minus particles are emitted with a range of different energies. बीटा माइनस बीटा प्लस में खुसूसियत थी डिकेज में, हमेशा एक कंटिन्यूअस रेंज हुआ करती थी। ऐसा क्यों? Why wasn't it discrete as an alpha particle or a gamma radiation? उनको हमेशा एक स्पेसिफिक एनर्जी मिलती है, लेकिन बीटा माइनस बीटा प्लस में हमेशा बीटा माइनस वाले पार्टिकल्स कुछ और एनर्जी होती है। हर दफा जब भी करो तो कुछ और एनर्जी आ रही है। व्हाई इज दैट? याद है? सो आई टोल्ड यू, याद करो। अल्फा डिके में क्या होता है? ए बनता है बी प्लस एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। गामा डिके में क्या होता है? ए बनता है ए ही प्लस अ गामा पार्टिकल, ठीक है। लेकिन बीटा माइनस में ये चीज हो रही होती है, यानी ए बनता है बी प्लस अ बीटा माइनस प्लस एन इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो एंड प्लस एनर्जी, ठीक है। और सिमिलरली विद बीटा प्लस भी कुछ ऐसी ही चीज होती है, राइट। सो वी ऑल रिमेंबर, बस इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होता है, राइट, और वो बीटा प्लस पहले से एंटी मैटर। नाउ इन दीज वंस देयर वाज ओनली वन प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस दैट रिक्वायर्ड एनर्जी। तो एक ही बच्चा है, इसको टॉफी, मैंने आपको 6 टॉफियां दी, मैं बोला एक बच्चे को टॉफी एक बच्चे में बांटनी है, तो आप 6 की 6 इसको पकड़ाओगे। सिमिलरली इसमें एक ही बच्चा है तो 6 की 6 इसको पकड़ाओगे, लेकिन इसमें 2 बच्चे हैं तो अब वो आ सकती है चीज, आप इसको 1 दो, इसको 5 दो, आप इसको 5 दो, इसको 1 दे दो, आप इसको 2 इसको 4 दो, इसको 4 दो, इसको 2 दो, 3 3 दे दो, ठीक है। एक टॉफी बीच में से काट के इसको दे दो, एक टॉफी काटी कटी हुई दूसरी फिर मिला के सारी दे दो। सो देयर इज डिफरेंट रेंज, इसीलिए रेंज आती है इन अ बीटा माइनस एंड अ बीटा प्लस डीके, बिकॉज सिर्फ ये वाले पार्टिकल नहीं है, देयर इज, इट्स नॉट ओनली द बीटा माइनस द बीटा प्लस, इंस्टेड 2 बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो भी होते हैं, ठीक है, चाहे वो एंटी हो या न्यूट्रिनो ही हो। सो फॉर दैट रीजन यू हैव कंटिन्यूअस एनर्जी, ठीक है। और मैंने बताया था कि न्यूट्रिनोज डिस्कवर ही इस तरीके से हुए, दे हैव बीन डिस्कवर्ड इन दिस मैनर ही। हमें नहीं पता न्यूट्रिनोज होते हैं, बट जब हमारे पास ये डिस्क्रिपेंसी आ रही थी तो 2 पॉसिबिलिटीज थी, या तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ट्रू नहीं है, गलत है, खराब है, उसको हम नहीं ले सकते, चलो, या दूसरा ये होगा कि बीटा माइनस बीटा इनके साथ कोई और पार्टिकल भी रिलीज हो रहा है जो हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, राइट। एंड देन वी डिस्कवर्ड लेटर ऑन के वाकई में एक ऐसा पार्टिकल था जो हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। प्रिंसिपल कंजर्वेशन एनर्जी इज अ वेरी वेल एंड प्रोफाउंड लॉ, वो ब्रेक नहीं होता, ठीक है। सो द आंसर टू दिस इज एन इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ बीटा माइनस, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो is also released, ठीक है, and therefore the energy splits between the beta minus particle and the electron anti-neutrino, right?